पैसे की बीमारी वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि विचारण की प्रक्रिया के बाद सजा होती है। तो आज हम उस विचारण की प्रक्रिया को समझेंगे कि क्या है विचारण और उसकी प्रक्रिया। जब आप राजनीति में जाते हैं तब ये समझ में आता है कि वास्तव में जो न्यायपालिका है वो एक सरकार का अंग है और वो किस तरह से कार्य करती है इस पर समझ में आता है। तो गांव के लोगों, जो गांव वाले व्यक्ति हैं उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन जो शहर के लोग हैं उनको ये प्रक्रिया पूरी तरह समझ में आती है। और आज मैं उसी पे चर्चा करने चल रहा हूँ। जैसे ही गांव में कोई घटना या दुर्घटना घटती है तो वो दो प्रकार की होती है। एक तो संज्ञेय दुर्घटना, दूसरा असंज्ञेय दुर्घटना। संज्ञेय दुर्घटना से मतलब ये है कि जो सरकार है उसकी जानकारी में आ जाए, वही है संज्ञेय। और असंज्ञेय से मतलब ये है कि जो सरकार की जानकारी में तुरंत ना आ पाए। जैसे किसी को चोट लगी है, अगर खून बह रहा है तो वो संज्ञेय अपराध है। अगर खून नहीं बह रहा है, मुदी हुई चोटें हैं, तो वो असंज्ञेय है। इसी तरह से जैसे ही संज्ञेय अपराध घटित होता है तो वो दो प्रकार का होता है, एक जमानती होता है और एक अजमानती होता है। जमानती माने जिसमें जमानत मिल सके। संभवतः 3 साल से कम के जितने भी अपराध होते हैं उसमें उनको जमानती कहा जाता है, और जो 3 साल से अधिक के अपराध होते हैं सजा वाले, उनको गैर जमानती या अजमानती कहा जाता है। तो जैसे ही थाने के भार साधक अधिकारी माने जो थाने के प्रशासन की देखरेख कर रहा है, को यह पता चलता है कि कोई मामला संज्ञेय है और अजमानती है, तो वह एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करता है। जो वादी यानी जो पीड़ित होता है उससे एक प्रार्थना पत्र लेता है, उसी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करता है। जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है तो ये एक सूचना मजिस्ट्रेट को भी चली जाती है, और जो थाने का बाहर साधक अधिकारी होता है, दर्ज करने के बाद उसकी एक प्रत किसी अन्य व्यक्ति को जो उप निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होता है, उसको विवेचना सौंपता है। विवेचना माने अन्वेषण, मतलब उसकी जांच पड़ताल करनी है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्यों ऐसा हुआ, और उसमें कौन सा अपराध बनता है और उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। तो जब अन्वेषण अधिकारी या विवेचना अधिकारी उस कार्य को शुरू करता है तो उसमें दो पक्ष आते हैं। एक तो पक्ष आता है वांछित होना। वांछित माने जो विवेचक है, जो अन्वेषण करता है, वो उस अपराध के संबंध में आपसे अगर पूछताछ करने के लिए आपकी ज़रूरत समझता है तो आप वांछित माने जाते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं समझता है तो आप वांछित नहीं माने जाते। उसके बाद जब वांछित हो जाता है, तब वांछित या अवांछित होने के बाद तब विवेचक चार्जशीट जमा करता है। चार्जशीट माने आरोप पत्र, आरोप लगाता है कि इन्होंने ये अपराध किया है जो बखूबी साबित है, तब वो एक
आरोप पत्र तैयार करता है और मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भेजता है। मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेता है। संज्ञान माने वो ये देखता है कि इसमें अपराध जो विवेचक ने भेजा है वो बनता है अथवा नहीं बनता है। अगर अपराध बनता है तब वो संज्ञान लेता है और उसको एक मुकदमे के रूप में दर्ज करता है। और अगर अपराध नहीं बनता है तो वह पुनर्विवेचना के लिए विवेचक को भेज सकता है या भेज देता है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि मजिस्ट्रेट अपराधी का संज्ञान नहीं लेता है, अपराध का संज्ञान लेता है और अपराध का संज्ञान लेने के बाद आरोप बनाता है। आरोप बनने के बाद फाइल साक्ष्य में आती है। जब साक्ष्य में आती है तो जो लोक अभियोजक होता है वो सबसे पहले तथ्य के साक्षी को बुलाता है। इसमें वादी होता है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होते हैं, जो सुने सुनाई साक्षी होते हैं वो होते हैं, परिस्थिति जन्य साक्षी होते हैं और औपचारिक साक्षी में विशेषज्ञ होते हैं, जैसे डॉक्टर, विवेचक होते हैं, लेखक होते हैं और एफआईआर लेखक होते हैं, फर्द के साक्षी होते हैं। इन लोगों को बुला करके इनकी परीक्षा कराई जाती है, इनके बयान लिए जाते हैं कि क्या वास्तव में ये घटना घटी है और घटी है तो किस प्रकार घटी है। फिर उन्हीं साक्षियों की जो बयान के लिए आते हैं उनकी प्रति परीक्षा होती है। प्रति परीक्षा माने उनसे बचाव पक्ष का वकील यानी अभियुक्त या मुलजिम का वकील उनसे प्रश्न पूछता है कि जो आप कह रहे हैं क्या वास्तव में सही है, और यदि सही है तो कैसे सही है। तो बचाव पक्ष यानी अभियुक्त का वकील उनसे प्रश्न करता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न छूट जाते हैं, चाहे वो अभियुक्त की ओर से हो चाहे वो वादी की ओर से हो। तो जो प्रश्न छूट जाते हैं उनके लिए फिर से उनको सम्मन जारी किया जाता है अभियुक्त के अधिवक्ता या वादी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर कि कुछ मूलभूत प्रश्न छूट गए हैं। तो फिर से जिनसे वो प्रश्न छूटे हैं उनको साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है, बयान दर्ज होता है। उसके बाद फिर अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति होती है। फिर अभियुक्त को अपने बचाव में कहने के लिए या अपनी बात कहने के लिए एक अवसर मिलता है न्यायालय द्वारा कि वो भी अपने बचाव में कुछ कह सकता है। अधिकतर होता क्या है कि अभियुक्त अपने बचाव में कुछ नहीं कहता है, क्योंकि अभियोजन को अपना सबूत सिद्ध करना होता है कि हाँ ये सही है, साबित करना होता है कि हाँ हमने जो आरोप लगाए हैं वो सही है। अगर साबित करने में सफल रहता है तब अभी अवसर मिलता है बचाव पक्ष को कि वो भी अपना कुछ कहे। अगर वो अभियोजक अपना पक्ष साबित करने में सफल नहीं रहता है तो वहीं मुकदमा बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो साबित करने में सफल रहा, पत्रावली से देखने में ऐसा लगा कि वो साबित हो जाएगा, तब बचाव पक्ष यानी अभियुक्त को अवसर दिया जाता है कि तुम अपनी बात कहो। फिर वह भी अपने प्रत्यक्षदर्शी लोगों, सुनी सुनाई बात को समझने जानने वाले लोगों को, परिस्थिति जन साक्षियों को, जिसको भी वह चाहता है बुलाता है और उनसे फिर जो काम अभियोजक करता है वो काम उसमें
अभियुक्त के अधिवक्ता करते हैं, और जो काम अभियुक्त के अधिवक्ता करते हैं वो काम उसमें अभियोजक को करना पड़ता है, यानी प्रति परीक्षा अभियोजक को करनी पड़ती है और मुख्य परीक्षा अभियुक्त के अधिवक्ता को करनी पड़ती है। इसके बाद फिर बहस होती है, और उस बहस में ये देखा जाता है कि इसमें मुलजिम को दंड दिया जा सकता है अथवा नहीं। तो अगर दंड दिया जा सकता है तो दंड के प्रश्न पर एक बार फिर से सुनवाई होती है कि इनको दंड दिए जाना है। इसमें अभियुक्त के अधिवक्ता या अभियुक्त की ओर से क्या कहना है, और यदि ये लगता है कि दंड नहीं दिया जा सकता तो दोष मुक्ति के प्रश्न पर भी सुनवाई होती है, और लोक अभियोजक को यह बताना पड़ता है, कहना पड़ता है कि इनको दंड क्यों दे दिया जाए। उसके बाद अगर कोई आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है तो उसमें या तो रिवीजन होती है या तो अपील होती है। तो रिवीजन का मतलब यह है कि यदि अगर अभियुक्त को दंड दिया गया और कम मात्रा में दंड दिया गया तो उसको बढ़वाने के लिए रिवीजन होता है, और यदि अभियुक्त को मुक्त कर दिया गया तो उसको दंड दिलाने के लिए अपील होती है। ये रहा पूरी विचारण की कार्यवाही, जिसमें आपको आगे समझ में आएगा कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है।